हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है क्यों छुपाया जम्बू द्वीप। ठीक है, असली नकली भूगोल का वैश्विक खेल। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये वीडियो और इसको देखते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो है, हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट्स बनाने पड़े क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ को नहीं देख पाते। ठीक है, और मैं इसमें एक ये बात भी कहना चाहूँगी कि जैसे आप ये जो आप विश्व मैप देखते हैं ना, वर्ल्ड मैप देखते हैं, उसमें दिखाते हैं कि भारत एक छोटा सा है और इतनी सारी पॉपुलेशन है। एक्चुअल में उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो ऊपर की तरफ हैं वो सारे बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उनको जब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच सेंटर में एक लाइन जारी होती है जिसे आप वो बोलते हैं, कौन सी रेखा होती है, वो जो सेंटर वाली जो रेखा होती है। लेकिन जब आप वो उस मैप को उठा के जब उधर की तरफ लाओगे ना तो वो छोटा ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब इंडिया के मैप को जब आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, जो आपकी जो सेंटर पॉइंट की जो रेखा होती है बीच में सेंटर में होती है, अगर ऊपर तो इंडिया भी बड़ा दिखाई देगा, और चाइना जो बड़ा दिखाई देता है ना, वो जब उसको उधर लेके आते हैं तो वो भी छोटा दिखाई देता है। तो ये सब आंखों का वो रहता है, और इस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को हर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पिछले 2.5 वर्ष से आप हमारे मुंह से लगातार ये बात जो है वो सुनते चले आ रहे हैं, दैट इज जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। और जम्बू टॉक्स पर जम्बूद्वीप के संदर्भ में बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं। हम जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत सारे क्लेम आधारित कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये संकल्प मंत्र दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, शास्त्रों में, यज्ञ में, हवन में दोहराते हैं, लेकिन क्या इस संकल्प को अपने मन में हमने उतारा? अगर नहीं उतारा है तो क्यों नहीं उतारा, और किसने नहीं बताया आपको उसके बारे में जो आपका है, जो आपका वर्णित है रामायण में, महाभारत में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, वो हमारा कैसे है। ये जो मानचित्र हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल शेप में दिखता है जिसमें साउथ अमेरिका दिखता है, नॉर्थ अमेरिका दिखता है, हमें ग्रीनलैंड दिखता है, हमें यूरोप दिखता है, हमें कनाडा दिखता है, हमें ऑस्ट्रेलिया दिखता है, और छोटा सा हमें भारत भी दिखता है। क्या ये किसी व्यक्ति ने ऐसे ड्राइंग के तरीके से मानचित्र ड्रॉ कर दिया था? क्या इसकी भी कोई एक एक्यूरेसी होनी चाहिए? कैसे ड्रॉ हुआ था, किसने ड्रॉ किया था, इस मानचित्र को कहते क्या है, जम्बू द्वीप का बेसिकली मानचित्र क्या होता है, कितने वर्त होते हैं, केवल आर्यावर्त ही है क्या, ब्रह्मावर्त ही है क्या, कितने खंड हुआ करते हैं, ये क्रम जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष, ये ऐसे ही है क्या? अगर ये क्रम ऐसे ही है तो इसका मतलब क्या होता है? नेशन से या फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो स्टेट से और सिविलाइजेशन में, इन तीनों में फर्क होता है क्या? भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया लेकिन धर्म ध्वजा फहराई, इसका मतलब क्या होता है साहब? बहुत सारी बातें हैं। क्यों छिपाया जम्बू द्वीप, बहुत महत्वपूर्ण आज का ये विषय होने वाला है। हमसे जम्बू द्वीप को किसने छिपाया? हम तो संकल्पों में दोहराते आ रहे हैं, लेकिन हमसे छुपाया किसने? और जिसने छुपाया उसको फायदा क्या था? अगर फायदा होता उसको कुछ, इसका मतलब जम्बू द्वीप का अपना महत्व भी होना चाहिए। अब महत्व है तो महत्व क्या है, और हमारे लिए वो महत्व क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस अमृत काल में हमारे लिए उसकी बात करना आवश्यक क्यों हो जाता है? ये सारे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर हमें यथास्थिति जो लोग इसके बाद में प्रामाणिक बात कर सकते हो उनसे चाहिए। मेरा निवेदन है आज के हमारे अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। और बड़ा अच्छा नमस्कार, सुंदर नमस्कार। बना है, बहुत अच्छा अवसर बना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो है हम एग्जैक्टली। आज उसका क्या बोलते हैं, मंथन करेंगे, विचार करेंगे उस पर। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एग्जैक्टली। शैलेंद्र जी प्राइम पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, पहले कई बार आ चुके हैं। आपने असम के ऊपर नामघर नाम से पुस्तक लिखी है, उसके अलावा आपने ईसाबाद के तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी हुई है। उन पुस्तकों का जो एक लिंक है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसी चलते हुए कार्यक्रम में, और मैं उस पुस्तक का लिंक जो है वो आपको
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप उस पुस्तक को जाकर के खरीद भी सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो पुस्तकें तथ्यों पर आधारित हैं, और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी एज अ सर्विंग आईएएस ऑफिसर आप जितना स्पष्ट तरीके से बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी निर्दयता के साथ में, स्पष्टवादिता के साथ में और हिंदी भाषा पर एक प्रभुता देते हुए आप काम करते हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र जी स्वागत, और प्रस्तावना रखिए, क्यों छुपाया गया जम्बू द्वीप, किसने छुपाया, क्या महत्व, बहुत सारी बातें हैं। शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र जी। बहुत अच्छा। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को याद करते हुए जो कि जगत गुरु हैं, मैं आरंभ करता हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, ऐसा है, जम्बू द्वीप ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण शब्द है, अति महत्वपूर्ण विचार है, अति महत्वपूर्ण भूगोल है, अति महत्वपूर्ण इतिहास है, बहुत बड़ी संस्कृति है, हमारा धर्म है। इससे हमको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इससे हमें क्यों वंचित रखा गया, क्यों हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बहुत ही व्यवस्थित रूप से जम्बू द्वीप के विषय में क्यों नहीं बताया गया। जम्बू द्वीप से ही जुड़े हुए अन्य शब्द हैं जिनका उल्लेख आपने किया है, चाहे वो आर्यावर्त हो, भारतवर्ष हो, भरतखंड हो, अनेक शब्द हैं। हर शब्द का क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या निहितार्थ है, उसके पीछे का क्या इतिहास है, मानचित्र पे वो कैसा दिखता है, ये जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो मेरे मस्तिष्क में भी, मन में भी एक कौतूहल जगा अनेक बार। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती है, क्योंकि वो आपको बड़ी सुलभ तरीके से, सुगम रूप से आपको पाठ्य सामग्री नहीं मिलती। ठीक बात क्योंकि है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये इसको बड़ी ही सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत इसको ऐसा किया गया कि हम भारतवासी ही या भारतवंशी ही अपने भारतवर्ष को न जान पाए, आर्यावर्त को न जान पाए। एग्जैक्टली। क्योंकि यदि आप आर्यावर्त शब्द आपने उसका उल्लेख किया है, थोड़ा जी सा मैं इस में बताऊं कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है। जी प्लीज। पश्चिम को ये लगा कि ये आर्य श्रेष्ठ जन को कहा जाता है और हमारे यहाँ रेस या नस्ल जैसा कोई शब्द नहीं है। जब कोई शब्द ही नहीं होता तो वो विचार भी नहीं होता। तो इसलिए आर्यजन श्रेष्ठ को कहा गया है और आर्या श्रेष्ठ नारी को कहा गया है। ये आपको कालिदास से लेकर के जितने भी ग्रंथ हैं सब में उसका उल्लेख मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा। जी। और आर्यों ने जैसी रचनाएं हम लोगों को दी हैं, जैसा उनका ज्ञान विज्ञान का कहिए कि जहां तक उनकी पहुंच थी, जी। वह विश्व में अद्वितीय रहा है। और यह जो पहुंच है, इसको हमसे दूर करने के लिए, हमसे काटने के लिए इन्होंने हमें ही हमारे इतिहास से कहिए कि विलग कर दिया। बिल्कुल। आज एक यदि बौद्धिक विमर्श की बात हो तो मुझे कई बार हंसी भी आती है कि क्या उन्होंने सोचा था कि हम ये नहीं जान पाएंगे। आप किसी चीज को थोड़े दिन के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन सदा के लिए तो नहीं छुपा सकते हैं। बिल्कुल। मैं इस पर आऊंगा कि हम जो विश्व को समझ रहे हैं, हमारी जो भूगोल की समझ है, हमारा जो ज्ञान है, वो कितना गहन है, कितना व्यापक है कि आगे मैं उल्लेख करूंगा। तो मैं तो स्वयं जब पढ़ता हूं तो गर्व होने के साथ साथ विस्मय बोध अधिक होता है कि जैसे पृथ्वी की परिधि को हमारे ऋषि मुनियों ने नाप लिया, और वह जो परिधि है आज वैज्ञानिक रूप से जो नाप की प्रक्रिया है नापने की, उससे मेल खाता है। जी। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने परिधि को नाप लिया। वैसे ही हमारा शास्त्र कहता है कि इस पृथ्वी की आयु लगभग 2.25 अरब वर्ष है। और आज का जो वैज्ञानिक कहिए कि जो खोज है, जो अनुसंधान है, वह भी उसी परिणाम पर पहुंचता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है निधीश जी, वो सोचने को विवश हो जाता है बिल्कुल कि कैसे उन्होंने ऐसी गणना की होगी।
मैं आगे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे हर पर्वत, शीर्ष उसका, बीच का भाग, उसका नीचे का भाग, सबकी गणना की है। बिल्कुल। और घोर आश्चर्य तो तब होता है जब वो पर्वत जो पाताल में है यानी भूतल में है, जी उसका भी जो आकार प्रकार है वो आपको सामने रखते हैं। सरोवर की जो लंबाई चौड़ाई है वह भी आपको मिलती है। तो इससे अनुमान होगा। और हर जो प्राकृतिक, कहिए कि जो भी प्रकृति के अंग हैं, जी सबका नामकरण है। हर हम्म पर्वत का नाम है, हर सरोवर का नाम है, हर नदी का नाम है, हर जी समुद्र का नाम है, हर सागर का नाम है। तो और वो सारे जो नाम हैं वो अर्थपूर्ण है। जी वो जो पर्वत का रंग है, रूप है, या कोई उसकी विशेषता है, उस विशेषता से उसके नामकरण का संबंध है। जी तो इतनी वैज्ञानिक सोच, इतनी वैज्ञानिक उपलब्धि, इतने वैज्ञानिक अनुसंधान मुझे या मुझ जैसे जो भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको ये सारी चीजें विस्मित करती हैं। जी हम सभी गौरवान्वित होते हैं, गौरव बोध होता है कि हमारे जो ये ऋषि मुनि थे वो कितने ज्ञानी थे, और बिल्कुल। उनको कैसे काट दिया गया कि हम उसको नहीं जान पाए। एग्जैक्टली। आज ईश्वर की कृपा ऐसी है कि एक तो तकनीकी जो क्रांति हुई है उससे आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप उसको समझ भी सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि एक नई क्रांति आ गई है। हमें अपने अतीत से हम जुड़ने जा रहे हैं। अतीत से हमारा परिचय भी हो रहा है, और मैं कहूंगा हमारे मूल से हमारा परिचय हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। आपने तो यह बड़ी इस अच्छी बात कही कि हमारे मूल से हमारा परिचय हो रहा है, और ये मूल से परिचय जिन लोगों ने अब तक छिपाया है हमारा, हम अब उन लोगों के लिए, वो लोग हमारे लिए उत्तरदायी भी हैं कि आपने क्यों छुपाया। या फिर देखिए, जो लोग बाहर से आए थे, जिन्होंने जो कुछ किया वो उनका काम था, लेकिन हमारे लोगों का काम क्या था, उन्होंने वो हमको किस कारण से नहीं बता पाए। तो दोनों प्रश्न होते हैं। तो अब थोड़ा उस चीज में आगे बढ़ते, जो हमारा एक असली नकली भूगोल का खेल, जो भी हमारी एक टाइटल है, क्यों छुपाया जम्बूद्वीप और असली नकली भूगोल का खेल। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक साथ मिल कैसे जाती हैं, भूगोल का खेल असली और नकली कैसे होता है, ये यहाँ पर हम आए उससे पहले थोड़ा सा जम्बूद्वीप के बारे में आप और अपनी बात रखें। हाँ, जी तो मेरा निवेदन है, आप मुझे अनुमति दीजिए स्क्रीन शेयर जी करने प्लीज। के लिए, जी क्योंकि प्लीज, आज आप तो पहले। हम काफी वो आपको मानचित्र दिखाएंगे। जी प्लीज दिखाइए। इसमें कहाँ सेटिंग में जाना होता है, कहाँ होता है? आप ये जो प्रेजेंट नाम से ऑप्शन है, जहाँ हाँ हाँ प्लस का हाँ, साइन बना हुआ है। ठीक जी ठीक ठीक। कुछ मानचित्र जो हमारे दर्शक अभी देखेंगे, आपको उन मानचित्रों से यथास्थिति समझ में आएगी, क्योंकि बेसिकली ये मानचित्र हमारे सामने आ गया है। ये हाँ, देखिए। यहाँ जी से मैं ये आरंभ कर रहा हूँ। जी ये मानचित्र जो है, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने ये सत्तोलॉजी से लिया है, और जी आप जानते प्लीज। हैं आदित्य जी ने बहुत अधिक हाँ अध्ययन किया हुआ है महाभारत वगैरह एग्जैक्टली। पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे कि आमतौर पर हम मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस हम्म पे 9 द्वीप हैं। हम्म यहाँ मैं यह भी आपको स्मरण कराता चलूं कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने, जैसे अंग्रेजी में जो शब्द है ना, वो है कि कॉन्टिनेंट। जी कॉन्टिनेंट क्या होता है ये बताना बहुत मुश्किल है, मैं आगे बताऊंगा, और बहुत ही अज्ञानता का सूचक है कॉन्टिनेंट शब्द। जी क्योंकि देखिए, या तो देश होता है या पूरी दुनिया होती है, हम्म बीच में और कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है कोई वैधानिक शब्द नहीं है। जैसे हम्म मैं कहूँ एशिया या यूरोप, अफ्रीका, उससे कुछ पता नहीं चलता। जी लेकिन यदि आप
है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तो उससे पता चलता है, क्योंकि वहां पासपोर्ट लेके आपको जाना होगा, ठीक बात है। क्योंकि इसमें विधि में उसकी व्यवस्था है, वह एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो मुझे अभी तक कभी नहीं समझ में आया है कि इन लोगों ने कॉन्टिनेंट क्यों बनाया है, जबकि आप देखिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जी। उन्होंने सबका नाम द्वीप दिया है। हम्म। अब यहाँ जो आप जम्बू द्वीप है, इस पर अधिकतर जो विद्वान हैं और जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उन पे एक राय है, एक मत है कि ये पूरा का पूरा जो जम्बू द्वीप आप देख रहे हैं वो आज का एशिया और यूरोप है। ये दोनों को मिला दें तो ये जम्बू द्वीप आपका तैयार हो जाता है। जी। और जम्बू का विशेष प्रयोजन जो शब्द है उसका मतलब है जामुन, और कहा जाता है कि अभी जो भारत है इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर कहीं पर एक बहुत ही विशाल जामुन का पेड़ होता था। वैसे तो बहुत सारे पेड़ होते थे, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, इस कारण से कहा जाता है कि इसका नामकरण जम्बू द्वीप हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं शालमली, शालमली का मतलब होता है सेमल, जिसकी रुई निकलती है। तो इस द्वीप पर आप देखें कि बहुत अधिक मात्रा में या संख्या में सेमल के पेड़ होते होंगे, रहे होंगे उस समय, तब उनका नामकरण हुआ है। ये जो अफ्रीका है इसको आप क्रॉन्च द्वीप के नाम से देख रहे हैं। और ये प्लक्स, और ये जो प्लक्ष है, प्लक्ष का मतलब होता है पीपल, बरगद, इनमें से कोई भी पेड़, यानी कि विशाल पेड़। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अमेज़न नदी वगैरह है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे वो है। और इधर हम पुष्कर कहते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो जम्बू द्वीप पर आते हैं, ये जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्णन है। जो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर का समुद्र है, यानी साइबेरिया के बाद का जो हिस्सा है वो है। यहाँ पर प्लक्ष आपको दिख रहा है पास में ही, और इसमें शालमली इधर दिख रहा है, क्योंकि कई बार कुछ लोग इधर दिखाते हैं, कुछ लोग इस तरफ दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, उसका नामकरण है और हमें समझना चाहिए कि विद्वानों की अपनी अपनी राय है। ये जो भारत है, इस भारत के आप ऊपर देखिए कि इसमें कितने वर्ष बनते हैं। जो वर्ष, जो हम भारत के साथ वर्ष, उस शब्द पर मैं आऊंगा, क्योंकि उस शब्द पर काफी चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि भारतवर्ष क्यों नाम है, भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है, वर्ष का अर्थ क्या होता है, और ये सारे वर्ष क्यों है। तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत है, और भारत के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं हिमालय है, और हिमालय के ऊपर ये आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ महामेरु, महामेरु, और यहाँ पर लिखा हुआ मेरु पर्वत। स्क्रीन पे नजर नहीं आ पा रहा क्योंकि वो जूम नहीं है उस जगह से। अगर आप जूम कर सकते हो तो फिर वो जूम करके बताएंगे तो शायद दर्शकों को दिख रहा होगा। अब दिख रहा नहीं, होगा? अभी वो स्क्रीन जूम नहीं हो रही है। अच्छा, मैंने तो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दिख रहा है मगर? हाँ, मतलब इसके पूरा मैप, मानचित्र पूरा दिख रहा है। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, मैं कर्सर को दिखाता हूँ। ये है आपको मेरु पर्वत जी, ठीक है। और यहाँ पर सारे वर्ष हैं। जैसे ये किम पुरुष, किम पुरुष जो है आज की जो आज का मानचित्र है उसमें आप इसको तिब्बत मानिए, और तिब्बत 3 चोटियों का भी क्षेत्र कहा जाता है, और इसीलिए उसका नाम है त्रिविष्टप। और जी हाँ, और हम लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि ये सारे नामकरण क्यों महत्वपूर्ण हैं और क्यों हमें बेधड़क इन सारे नामों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने जम्बू द्वीप, अपने अतीत पर दावा ठोकना चाहते हैं तो परम आवश्यक है कि हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। बिल्कुल। तो ये किम पुरुष है, और त्रिविष्टप भी कहते हैं। त्रिविष्टप जो है 3 चोटियों का क्षेत्र कहा जाता है, और उसी त्रिविष्टप से हो सकता है कि तिब्बत अभ्रंश बना हो, निकला हो उससे। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हरिवर्ष है, ये निषद पर्वत है, जो छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है सब पर्वत आप बताते जाइए कहाँ पर है, क्योंकि जूम नहीं होने के कारण से एग्जैक्टली वो स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं कुछ प्रयास करूं इसमें। अब दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन वैसी की वैसी ही दिख रही है एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं, इसका मतलब मैं जूम करता तो मैं ही देख पाता हूँ वो। हाँ,
दर्शक नहीं देख पा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा ये इसमें करें क्या? हाँ, जैसे ये आप जम्बूद्वीप का आपको पूरा जो स्क्रीन आया है, जहाँ आप हाँ, जम्बूद्वीप दिखा रहे हैं। जी हाँ। एक मिनट एक मिनट, आप बताइए। अभी अब ये हिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, अब ये समझ में आएगा बिल्कुल। हाँ, जी 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 नहीं मैंने इसको सीखा, वो कोई एक लिखा हुआ था कि आप जी जी। दूसरे टैब में जाके कीजिए। हाँ, तो बिल्कुल, अब ये, बताइए। हाँ तो ये आपका यहाँ पर हरिवर्ष है। जी। ये आपको मैंने कहा किम पुरुष भारत हम्म वर्ष हो गया। हम्म। और ये इधर का जो है ये केतुमाल, यहाँ जो आप केतुमान। देख रहे हैं जो आज का चीन कह सकते हैं, चीन की तरफ जी ये भद्राश्व का है। वैसे तो चीन थोड़ा सा और ऊपर होगा। उसके बाद में रम्यक वर्ष है, हिरण्यवर्ष वर्ष है। और हम्म। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, इसको उत्तर उत्तर कुरु। जी हाँ, हाँ कुछ दीदी कुसुमलता केडिया दीदी भी है ना, महाभारत में कई बार उन्होंने उत्तर कुरु ये शब्द हाँ उपयोग किया है। और अच्छी बात ये है कि वो आपको लाइव सुन भी रही है। हाँ, देख भी रही है। तो उनका मैसेज ये आया। अच्छा, तो ये जो है उत्तर कुरु है। और जो मैंने जी कहा थोड़े से छोटे अक्षर में जितने लिखे हुए हैं ना, जैसे हेमकूट, माल्यवान, गंधमादन, ये सारे पर्वत है। जी हाँ। ठीक है, अब यहाँ हम्म। पर मैं थोड़ा सा विवरण बताता हूं, या एक और भी आपको मैं मानचित्र दिखा देता हूं, फिर मैं बात करूंगा। जी हाँ। ये भारत वैभव पुस्तक से आप परिचित होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, ये इस पर इन्होंने जो मानचित्र दिया है, ये पूरा का पूरा जो है एशिया और यूरोप जो एक एक खंड है, वो जी। समझिए जम्बू द्वीप को प्रदर्शित किया इन्होंने। ठीक है, हम्म। अब मैं थोड़ा सा उस पे आता हूं कि ये मानचित्र इसको, की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ इस मानचित्र को जरा मैं हटाऊं तो, अब बताइए पीछे कैसे जाएंगे आप? हाँ, पीछे कैसे? आगे, हाँ आगे 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 जी आगे। अब मैं आपको उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके बारे जी में बताता हूँ, जबकि बहुत आनंद आएगा। जी बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर कहता चलूं सबसे पहले, कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात यह है हम्म। कि मेरे पास एक पुस्तक जो है हाथ लगी। उस पुस्तक का नाम है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। अच्छा। ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। हम्म। और इसमें एक बड़ा अध्याय जो है जम्बू द्वीप को लेकर के, और बड़ा अच्छा। ही विशद वर्णन है। जो मैं मानचित्र दिखा रहा हूँ, ये मानचित्र नहीं, उन्होंने स्वयं बनाए हैं। मतलब जैसे मेरू पर्वत के लिए मानचित्र बनाया है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाया है, विदेह के लिए बनाया है। तो अभी मानचित्र वो, नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ नहीं, अब तो मैंने हटा दिया। हाँ, हटा दिया। ठीक है ठीक है। अब तो मैंने हाँ, हटा दिया। मैंने स्पष्ट किया। ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए कि इसमें कितना विशद वर्णन है, उससे हमें उस मानचित्र पे जो दिखाया है वो समझ में आने लगेगा। जी। इसमें लिखा है कि पृथ्वी, इसके चारों ओर का वायुमंडल, इसके नीचे की रचना तथा इसके ऊपर आकाश हम्म। में स्थित सौर मंडल का स्वरूप आदि, इनके ऊपर रहने वाली जीव राशि, इनमें उत्पन्न होने वाले पदार्थ, एक दूसरे के साथ इनका संबंध, यह सब कुछ जो वर्णन है वो भूगोल का विषय है। हम्म। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, बड़े गर्व का विषय है कि हमारे यहां भूगोल को कैसे परिभाषित किया गया है। और यह जो भूगोल है, इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें लिखा है कि अशोक के समय में जो यह भूगोल है प्रचलित था, जी जिस भूगोल का नाम था चातुर्द्वीपिक भूगोल, जो अभी जी। मैंने आपको दिखाया, जिसमें पूरी पृथ्वी पे 9 द्वीप हैं, हम्म। जो हमने दिखाया था। उसके बाद में आपको मिलेगा सप्तद्वीपिक पृथ्वी। 9 सप्तद्वीपी पृथ्वी। जगह जी। 7 है, क्योंकि 7 आ आपने गए। देखा वहां पे यूरोप में एक द्वीप बना हुआ है, तो जो कि बहुत तार्किक नहीं लगता, पानी से क्योंकि घिरा हुआ यूरोप, ही नहीं है। हाँ पानी चारों ओर से नहीं गिरा हुआ, तो उसको हम्म। बोलते हैं सप्तद्वीपिक ये। और तीसरे को बोलते भूगोल, और तीसरे को बोलते हैं चातुर्द्वीपिक भूगोल, अच्छा, जिसमें चार आप, मतलब 9 से 7, 7 से 4 में आ गए हम। हाँ ठीक है। हाँ, ये 3 तरह का जो है ये है। तो इसमें ये जो
जैनेन्द्र सिद्धांत कोश इसमें दिया हुआ है हम्म, कि अशोक के समय में चातुर्द्वीपिक जो 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 भूगोल है उसको इन्होंने प्राचीन माना है और कहते हैं उनके समय में पढ़ाया जाता था। अच्छा, हाँ, आप ये देखिए कितनी पुरानी पुस्तक है जो आपके हाथ लगी है? ये बहुत पुरानी नहीं है, तो ज्ञानपीठ का है, तो अब हाल फिलहाल की पुस्तक अच्छा, है, लेकिन इसमें अच्छा, भारत के सभी शास्त्रों का एक हिसाब से सार संक्षेप है, उस पर अध्ययन है, उस पर शोध है और बहुत ही विशद पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक। जी प्लीज प्लीज दूसरा करिए करिए। दूसरा और भी आपको हम हर्ष का विषय बताते हैं। जी। इसमें लिखा है कि न केवल यह भूगोल अशोक के समय में प्रचलित था, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में जम्बू द्वीप ही भारतवर्ष की संज्ञा है। ये जम्बू बहुत द्वीप बड़ी ही बात। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप हाँ, ही जो भारतवर्ष। हाँ, अभी जो आपने देखा किम पुरुष और ये नहीं है, जम्बू द्वीप ही भारतवर्ष है। ये बहुत अशोक सुंदर। के शिलालेखों में इसका वर्णन है और शिलालेख को भी मैंने पता किया तो ये सहस्राम का जो माइनर रॉक एडिक्ट है उसमें इसका वर्णन है। अच्छा, इसको मैं एक पॉइंट पे और लूं। अभी जैसा हम लोग जम्बू द्वीप भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष बोलते हैं और आपने अभी अभी कहा कि जम्बू द्वीप ही भारतवर्ष है, और अभी हनुमान चालीसा पर हमारी एक श्रृंखला चल रही है, उसके 5 एपिसोड होने हैं। प्रोफेसर अमिश्वम मिश्र मंगत जी गुरु जी वो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मनु जहां जहां मानव है वहां वहां मनु के पुत्रों का ही साम्राज्य होगा। और ये अगर मनु के पुत्रों का साम्राज्य वहां होगा, लेकिन धर्म ध्वजा जहां होगी वहां भारतवर्ष होगा। तो जब राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन उस धर्म ध्वजा को लेकर के जाते हैं और सब जगह वो धर्म ध्वजा फहरा देते हैं, तो इसका मतलब पूरे जम्बू द्वीप में वो धर्म ध्वजा फहर गई, और फहर गई तो भारतवर्ष हो गया। नहीं, ये इतना ही नहीं है, जी। असल में ये अंततोगत्वा आपको जान करके घोर आश्चर्य होगा कि जिसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं वो वस्तुतः पूरी सृष्टि, पूरा संसार है। अच्छा। हाँ, मैं आपको अभी अभी दिखाता हूं, इसके बारे में विषय में प्लीज बताता हूं। प्लीज प्लीज। देखिए, इसमें लिखा है, यह एक पुस्तक है, क्या कहते हैं पुराण, पुराणों का, सारे पुराणों का सार है। उसके आधार पे ये है, श्री महेश शर्मा और पी भल्ला दोनों ने मिलकर के पुस्तक लिखी है, जिसमें बताया है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, अब नाम सुनिए, अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस, ये 4 सरोवर हैं जो देवताओं द्वारा उपयोग में आते हैं। मेरु गिरी के ऊपर एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। इसके चारों ओर ब्रह्मपुरी है, चारों ओर का क्षेत्र। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां यह सीता, अलकनंदा, चक्षु जो है वो ऑक्सस अंग्रेजी में बना के बनाया हुआ है जी। और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। वहां स्थित जम्बू के एक विशाल वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। यह वृक्ष जो मैंने मानचित्र दिखाया था, गंधमादन पर्वत पर स्थित है। मतलब इतना सटीक आपको कौन बताएगा कि गंधमादन के ऊपर वृक्ष है जो जम्बू का है, इसलिए इसका नाम पड़ा। और जो 9 खंड या 9 वर्ष मैंने दिखाए हैं, वर्ष का एक अर्थ मैं यहाँ बता दूं आसानी के लिए, कि वर्ष का पर्यायवाची शब्द है खंड। ये पर्यायवाची है, यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में है, लेकिन वर्ष का एक और अर्थ है और इसके कारण भारतवर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा जी। अब नाम जो आपने 9 के 9 देख ही लिए कि भारत है, किम पुरुष है, हरिवर्ष है, इलावृत है, भद्राश्व है, कीतुमाल है, उत्तर कुरु है, रम्यक है, हिरण्य। अब इसमें जो 7 धरती पर जो 7 आपके द्वीप हैं उनके विषय में भी बताया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर मैं वर्णन थोड़ा सा करना चाहूंगा कि प्लक्ष द्वीप का उदाहरण देखिए। अभी हम जम्बू द्वीप पे थे, मैंने कहा ना संसार ही जम्बू द्वीप था। या एक ही क्षेत्र है जिस पे पूरे भारत का शासन था, भरतवंशी का शासन था, उनकी संतति का शासन था। इसका आप प्रचंड प्रमाण देखिए। प्लक्ष द्वीप पर मैं आ रहा हूं, जिसको अभी दिखाया था लैटिन अमेरिका साइड में। हाँ,
उसके बारे में कहा गया है, ये कहते हैं कि वो लैटिन अमेरिका नहीं है, बल्कि वो यूनान और इटली यानी कि यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है। अब आगे देखिए कितना सटीक वर्णन है। मेधा तिथि के शिव, शातम्य भय, सुखोदय, शिशिर, आनंद, क्षेमक और ध्रुव नामक 7 पुत्र प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। केवल द्वीप का वर्णन नहीं है, आपको ये भी वर्णन है कि राजा कौन हुए, राजा उन कौन है? राजाओं के पिता कौन थे। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप के 7 वर्ष या खंड हुए। हर द्वीप के खंड हैं और वर्ष हैं, जैसे जम्बू द्वीप में। तो ये प्लक्ष द्वीप के जो खंड बने हैं उनके नाम सुनिए। गोमेद, नारद, दुंदुभी, चंद्र, सोमक, सुमना एवं बैभ्राज, ये 7 पर्वत इस द्वीप में स्थित हैं। अनुतप्ता, क्रमु, शिखी, विप्राशा, त्रिदिवा, अमृता एवं सुकृता, ये इस द्वीप की 7 नदियां हैं। ये हमारे लिए बहुत मामूली बात है, यदि कोई जाए वहां पर और देखे कि नदियां कहाँ कहाँ है, नामकरण कर सकते हैं हम। जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस द्वीप पर अर्यक, कुरर, विदिश्य तथा भावी नामक 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कोटि के हैं। इतना ही नहीं है कि हमारे राजा के जो पुत्र थे वो वहां के राजा बने, बल्कि हमारी जितनी पद्धति थी, संस्कृति थी, इतिहास, सबको ले जाकर के ऐसा लगता वहां रोप दिया। इस द्वीप के सभी मनुष्य विष्णु भगवान की चंद्र रूप में पूजा आराधना करते हैं, ये तक दिया हुआ है। अब आ जाइए शाल्मली द्वीप। यहां पर लिखते हैं कि शाल्मली द्वीप इक्षुरस समुद्र के चारों, यहां समुद्र का नाम दिया हुआ है, आपका जो अटलांटिक है उधर। जी, आप इसको शाल्मली मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पर ये अफ्रीका बनाते हैं, इसको ये अफ्रीका कहते हैं पुराणों में। तो इक्षुरस समुद्र के चारों ओर शाल्मली द्वीप वर्तमान में अफ्रीका का पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर, ये इतना हाँ, जी। राजा वपुष्मान इस द्वीप के स्वामी कहे गए हैं। उनके श्वेत, हरित, जीमूत, जीमूत देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि आज वहां एक देश है जिसका नाम है जिबूटी, और ये राजा के बच्चे के बेटे हैं जीमूत। रोहित, वैद्युत, मानस व सुप्रभ नामक पुत्रों के नाम पर वहां 7 खंड या वर्ष हैं। इस द्वीप में कुमुद, उन्नत, महिष, कंक, वहालक, द्रोण व कुकुद्यान, ये 7 पर्वत हैं, तथा श्रोणी, तोया, चंद्रा, विमोचनी, शुक्रा, वितृष्णा व निवृत्ति, ये 7 नदियां हैं। इस द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर कृष्ण वर्ण आ गया। अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं देखने में, कितना सटीक है। जो क्रमशः, ये जो लोग हैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं, और वहां शाल्मली सेमल का एक विशाल वृक्ष है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुश द्वीप है, जिसको कहते हैं ईरान, इराक आदि का जो आज का मरुस्थल है, पूरा गर्म क्षेत्र है। और यहाँ मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूं जी प्लीज, जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूडान में जो अभी गृहयुद्ध हो रहा है, तो मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि कल सत्योलॉजी पे उस पर वार्ता है। उसमें मुझे एक आश्चर्यजनक तथ्य मिला है कि जब तक वहां पर इस्लाम नहीं आया था, जब तक वहां पे ईसावाद नहीं पहुंचा था, तो वहां का एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था जिसका नाम था कुश। अब मैं एक सप्ताह से दिमाग धुन रहा हूं कि कितना बड़ा संयोग है कि हमारे शास्त्रों में कुश कहा गया है, वहां कुश मिस्र है। मिस्र से भी अधिक पिरामिड जो है आपको सूडान में है। तो सारे के सारे जो सूडानी हैं वो सनातनी हैं, वो जो है हमारे ईश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि वो वायु रूप में भगवान विष्णु की आराधना करते थे। तो सूडान, और आप देखिए कि सूडान जो है जिसको लाल सागर कहते हैं, उसके इस पार और उस पार वाली बात है। उधर जो है आपको सऊदी अरब है,
और इधर आपको सूडान है, तो बहुत पास है। इसलिए ये बहुत पहले जो है इस पर इस्लाम का हमला हो गया और बहुत ही पहले ये मुसलमान बन गया। उसके पहले 100 साल के लिए ईसाई भी बना था, लेकिन उसके पूर्व जो इसका इतिहास है सूडान का, वो सनातन इतिहास है। तो ये ऐसा है कि जो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले था अभी नहीं है, ये आज भी है और सब प्रमाण हम आपको इसको दिखा सकते हैं। अब आगे देखिए कि जैसे मैंने कहा कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सर्वोत्तम थी। दीदी बराबर कहती हैं कि सारे संसार में जो भी क्षेत्र है, न तो वहां पहिए वाली गाड़ी चल सकती थी, अगर मान लीजिए बर्फ कहीं बहुत पड़ रही है, कहीं गर्मी हो रही है, लेकिन अनुकूल वातावरण केवल भारत में ही था। तो आगे सुनिए कि राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया। संपूर्ण पृथ्वी के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया। तो ये एक जो एक विद्वान है जो लिखते हैं कि पूरे संसार का जो इतिहास है वो वस्तुतः भरत और भरत संतति का इतिहास। आप वो पुस्तकें भी दिखाते जाइए शैलेंद्र जी, जिनसे आप दिखा रहे हैं, जिनसे आप बता रहे हैं। मैंने दिखाई दी थी। हाँ, भारत में वो तो खैर मैंने भी दिखा दी, बाकी तो उसका कवर पेज दिखा दीजिए तो एकेडमिक हो जाता है। हाँ, मैं अभी और भी पुस्तकें दिखाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। अभी तो देखिए, तो इसमें अब जो आप कह रहे थे अर्जुन के विषय में, तो अर्जुन के विषय में जो हमारे यहाँ से जो अधिकारपूर्ण बात जो कहें आपको कि कहाँ हमारे लोग गए, कहाँ उनका शासन था, किस। वीडियो काफ़ी बड़ी है इसलिए इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, पर मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, और प्राउड भी फील हो रहा है अपने आप को कि, और दुख भी इस चीज़ का हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे छुपाया गया, ठीक है ना। क्योंकि जब देश गुलाम, वही घूम फिर गए चीज़ वही आ जाती है कि जब देश गुलाम हुआ तो बहुत कुछ चेंजेस हुए, ठीक है। अब जम्बू द्वीप का जब हमारे जो पंडित वगैरह जो होते हैं, जब भी हम कभी पूजा पाठ कराते हैं तो आप कभी ध्यान से श्लोक सुनिएगा कि उसमें जम्बू द्वीप का वर्णन होता है, ठीक है। बस पूरा उसका, तो जम्बू द्वीप का कौन सा है, जम्बू द्वीप ये आपका एशिया यूरोप दोनों मिला के वो जम्बू द्वीप बना हुआ है। और जम्बू द्वीप जो है वो इसलिए था कि इंडिया के उधर की तरफ वो एक बहुत विशाल जामुन का पेड़ था, इसलिए उसको जम्बू द्वीप के नाम से बोला गया था। क्योंकि जिस द्वीप पे जो भी जिसकी ज़्यादा वो रहती थी ना, उसी के नाम से उसको बोल दिया जाता था। जैसे कि आपका उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है आजकल, उसको पता नहीं शामली कुछ ऐसी था, तो वहाँ पे उस तरीके के ज़्यादा प्लक्ष उधर की तरफ था। प्लक्ष वहाँ पर बर्ड के और पीपल के पेड़ ज़्यादा थे इसलिए उसे, और जो अमेरिका की जो उधर की साइड बोलते हैं उसको बोला जाता था पुष्कर द्वीप। तो ठीक है ना, इस तरीके से जहाँ पे जिस चीज़ की ज़्यादा मात्रा थी वहाँ पे उसी का नामकरण हो जाता था। तो इसका मतलब जो हमारे शास्त्रों में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं और उनको देख के मतलब लोग हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो मतलब हम ये कहाँ थे। मैं तो इनके लिए थैंक यू बोलूँगी कि इस तरीके के लोग हमारे देश में एक नहीं लाखों होने चाहिए, करोड़ों होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हर इंसान के पास ये नॉलेज जाए, ये न्यूज़ जाए, ठीक है, ये बात हर किसी को पता चले। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर हिंदुस्तानी को प्राउड फील हो, और उनको इस चीज़ का भी दुख होगा कि भाई हमारे साथ में इतना कुछ हुआ है और कितने षड्यंत्र रचे गए भारत के साथ में, ठीक है। वर्ष का मतलब होता है खंड, ठीक है, तो जैसे भारतवर्ष इसका पर्यायवाची, ठीक है। अब इसमें बताया गया है जो क्या बोलते हैं, जो अशोक थे, अशोक 2,500 साल पहले बताते हैं, तो इनकी जो शिलालेख थी उनमें भी लिखा हुआ था जम्बू द्वीप, वहाँ तक उन्होंने राज किया है। इसका मतलब क्या था कि वहाँ तक भी उनका पूरा वो फैला हुआ था, ठीक है ना। तो बड़ा ही मतलब एक सटीक एक चीज़ कहाँ पे कौन सी है सब वेद नाम के साथ में लिखा हुआ है शास्त्रों में, और वो कोई ऐसे थोड़ी ना कि यूँ ही मतलब लिखा, इतने पुराने शास्त्र हैं। और भूगोल के बारे में जैसे बताया गया है, हमारी जो भी चीज़ें वो पृथ्वी से रिलेटेड होती थी, भूगोल उसको बोला गया है। अब उसमें सारी नॉलेज, आपको सारी जानकारी सटीक दी गई है कि कितनी परिधि है, कितना कुछ है, सब कुछ दिया गया है। और जब मैं और वीडियोस देखती हूँ तो मुझे
प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अपने बारे में पता नहीं होता कि हम कौन हैं। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी पावर है, तो उनको बताया गया था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता है कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। जब हमें बताया जा रहा है तो हम भी उसका कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेंगे। जब पूरे इंडिया, जब पूरे भारतवासी इसके जब पता चलेगा सबको, तो कितना प्राउड फील करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मूवीज़ जरूर बने, इस टाइप की जो ऐसे टॉपिक उठाए जाए मूवीज़ के लिए। क्यों नहीं उठाए गए थे 70 सालों से क्यों नहीं उठाए गए थे ये टॉपिक? इसके ऊपर मूवीज़ क्यों नहीं? लव स्टोरी बन रही हैं, पूरे समाज को बिगाड़ा जा रहा है अच्छे तरीके से। 15-15 साल की लड़कियां, 14-14 साल की लड़कियां लव में पड़ गई हैं, पता ही नहीं क्या, मतलब क्या दिखाया जा रहा है, सोसाइटी को क्या बनाया जा रहा है। तो ये फालतू की चीज़ें बंद करके, क्योंकि जो आपकी जो सिनेमा होता है ना, वो आपके समाज का आईना होता है। तो उस सिनेमा ने पूरे समाज को गंदा कर दिया, ठीक है। तो उस सिनेमा में वो जो आईना है उसको स्वच्छ और साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये बेढंगी लव स्टोरी, ये फालतू की बकवास फिल्म बिल्कुल बंद की जाए, ठीक है। इनका कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। इससे सिर्फ लाइफ तबाह होती है बच्चों की, पूरे समाज की। और ऐसे जो इस तरीके की जो मूवीज़ बनाते हैं ना, उनको तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए, उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके की जो आपके जो इतिहास हैं, शास्त्रों के ऊपर जितने भी शास्त्र हैं आपके, उनको ढंग से पढ़ के, जो डायरेक्टर हैं, आप इस तरीके की मूवीज़ बनाइए। देखिए आपकी कैसे मूवीज़ नहीं वो होती है, लेकिन विचारधारा का खेल है सब कुछ। क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक विचारधारा काम नहीं कर रही है, कई विचारधाराएं, वेस्टर्न विचारधारा काम कर रही है। यहाँ पर जो बड़े ओहदे पर बैठी हुई है वो वेस्टर्न है, ठीक है। वो पूरा पैसा लगाई जाती है, फेंकती है पैसा दबा के, क्योंकि उनके पास पैसे कमी नहीं होती। उसी तरीके की मूवीज़ देखा नहीं कि हीरोज़ वगैरह यहाँ पे एक्ट्रेस है कि अपने कल्चर को तबाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि सिर्फ देश में एक ही वो बहुत सारी यहाँ पे वो हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पूरे हिंदुओं को, सभी पूरे जितने भी भारतीय हैं, सभी को इन मूवीज़ का फुल जोर विरोध करके, और जो अपने जो आपके जो इतिहास से रिलेटेड एक एक चीज़ को खोद के निकाल के, ठीक है, उनके ऊपर मूवीज़ बनाई जाए और उनको फिर सुपर हिट किया जाए उनको, ठीक है ना। जैसे अभी द केरला स्टोरी आई थी, पता नहीं था, थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आंखें खोल दी उस मूवी ने सबकी, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अभी क्या है कि अभी सिर्फ आधी हुई है, आधी और होगी कंप्लीट, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।